लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग उन सवालों की बात करने चल रहे हैं राजनीति विज्ञान में, जो आपके एग्ज़ाम में हर हाल में सवाल के रूप में पूछा जाता है। हम केवल उन्हीं सवालों का डिस्कशन करेंगे आज अपने इस क्लास में, जिस पर आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है और आप गलती से सवाल को गलत कर जाते हैं। तो उसी क्रम में आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता का आविष्कार किसने दिया, प्राकृतिक अधिकार का आविष्कार किसने दिया, आर्थिक स्वतंत्रता का आविष्कार किसका है और आर्थिक अधिकार की बात किसने कहा। इन्हीं सारे प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे। प्रश्न वही जो आपके एग्ज़ाम में आया, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा परीक्षार्थी वह होता है जो उतना ही पढ़े जो कि एग्ज़ाम में आता है, और ये मुनासिब है। अगर आपका नॉलेज डेप्थ में है तो निश्चय ही आप ऐसे सवालों को पढ़ते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, और उसी सवाल को हम लोग बार बार पढ़ने की कोशिश करें, सफलता सुनिश्चित हो जाती है। तो आइए हम लोग पहले बात कर रहे हैं आज के इस क्लास में, जो टीजीटी स्पेशल का क्लास है ना। ये सवाल आपको पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर में भी पूछा जाता है ना, लेकिन फिर भी ये टीजीटी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस पर आधारित सवाल किसी न किसी रूप में आपको अवश्य ही पूछा गया। प्राकृतिक स्वतंत्रता का आविष्कार किसके द्वारा दिया गया? प्राकृतिक स्वतंत्रता का विचार दिया गया है और रूसो के द्वारा। और रूसो के संदर्भ में आपने एक बात पढ़ा होगा, इनका प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप में जन्म लेता है और हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मतलब साफ था कि प्राकृतिक स्वतंत्रता के अनन्य पुजारी कौन है। अगर आपको ये सवाल पूछा गया तो आपको क्या लगाना है? रूसो। और इसी आपने स्टेटमेंट के माध्यम से रूसो के द्वारा एक स्वतंत्रता का विचार दिया गया, जिसको बाध्यकारी स्वतंत्रता कहा जाता है। बाध्यकारी स्वतंत्रता का विचार भी रूसो के द्वारा दिया गया। और बाध्यकारी स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा, और यह बाध्य कौन करेगा? सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा क्या है? सामान्य हित की सामान्य चेतना है। रूसो के इस मत का समर्थन कालांतर में आगे चलने पर टी.एच. ग्रीन के द्वारा भी किया गया। प्राकृतिक स्वतंत्रता के यह अवधारणा, इसलिए हमको इस पर आधारित न केवल यह सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा टारगेट 2020 के अंतर्गत कि प्राकृतिक स्वतंत्रता का श्रेष्ठतम प्रतिपादक कौन है, बल्कि यह भी पूछा जाएगा कि बाध्यकारी स्वतंत्रता का विचार किसके द्वारा दिया गया। और एक सवाल इसी से मिलता जुलता आपको पूछा जाता है कि स्वतंत्रता का देवदूत किसको कहते हैं? स्वतंत्रता का देवदूत जे.एस. मिल को कहा जाता है। जे.एस. मिल को क्यों कहा गया? क्योंकि इसने पागल एवं शनकी व्यक्ति को भी विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी देने का समर्थन किया था जे.एस. मिल के द्वारा। अब देखिए, इसके बाद इसी से मिलता जुलता आपको एक अन्य सवाल पूछ लिया जाता है, और वह सवाल है कि प्राकृतिक अधिकार का विचार किसने दिया? प्राकृतिक अधिकार का विचार दिया है। प्राकृतिक अधिकार का विचार दिया गया जॉन लॉक के द्वारा। और जॉन लॉक ब्रिटिश विचारक हैं, और इनके द्वारा तीन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार माना गया। जीवन, स्वतंत्रता
जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति का, और इसमें सर्वाधिक महत्व दिया गया संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार को अत्यधिक महत्व देते हुए जॉन लॉक के द्वारा बतलाया गया कि संपत्ति के अधिकार में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार अंतर्निहित होता है। इसलिए आपको आया कि प्राकृतिक अधिकार का श्रेष्ठतम विचारक कौन है? जॉन लॉक। आपको आया कि प्राकृतिक अधिकार का जन्मदाता कौन है? जॉन लॉक। आपको यह भी सवाल आया कि उदारवादी विचारधारा का जन्मदाता है कौन? जॉन लॉक। एलटी के एग्ज़ाम में ये सवाल आपको पूछा गया। और उसी से संबंधित एक अन्य सवाल कि आदर्शवाद का जन्मदाता कौन है? प्लेटो है या अरस्तु हैं? तो आपको क्या लगाना है? प्लेटो के द्वारा इसकी बात की गई थी। संपत्ति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया जॉन लॉक के द्वारा और कहा गया कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार संपत्ति के अधिकार में अंतर्निहित होता है। इसी के व्याख्या करने के लिए इनके द्वारा श्रम सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया गया और इसको पात्रता का विचार भी कहते हैं। पात्रता का विचार भी कहा गया। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकार के बाद ये इनके द्वारा एक अन्य महत्वपूर्ण बात कहा गया है जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, और वह है जिसमें कहा गया प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात रूसो के द्वारा, प्राकृतिक अधिकार के बाद जॉन लॉक के द्वारा, और अब आया आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता की संकल्पना दिया है एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ का संबंध है बाजारवाद से, और बाजारवाद वह अवधारणा है जो मूलतः बाजार पर केंद्रित है। बाजार एक स्थान होता है जहाँ पर वस्तु होती है और वस्तु के वहाँ पर बिक्री की जाती है। बिक्री के लिए वहाँ पर एक क्रेता होता है और दूसरा विक्रेता होता है। एडम स्मिथ ने आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहा कि बाजार का नियम है मांग एवं पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। मांग और पूर्ति के आधार पर किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण अपने आप हो जाता है। राज्य के द्वारा व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न किया जाए। इस बात को प्रतिपादित करने के लिए इनके द्वारा लेसेस फेयर के विचार का प्रतिपादन किया गया, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। यह विचार है किसका? एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ के द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक का लेखन किया गया जिसका नाम है आ वेल्थ ऑफ नेशन। चलिए, ये तो बात थी आर्थिक स्वतंत्रता। तो आर्थिक स्वतंत्रता की संकल्पना किसने दिया? आर्थिक स्वतंत्रता की संकल्पना दिया है एडम स्मिथ ने। अब इसके बाद आता है आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार की बात किया गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा। आर्थिक अधिकार का अर्थ है सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होना जिससे वह अपनी जीविका का संचालन कर सके। इसको आर्थिक अधिकार कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने इस अधिकार की प्राप्ति के लिए कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करके एक राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाए, तभी सभी लोगों को आर्थिक अधिकार की प्राप्ति हो पाएगी। कार्ल मार्क्स के द्वारा आर्थिक अधिकार की बात की गई। और इसी से मिलता जुलता आपको एक अन्य बात आता है जिसको कहते हैं आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का विचार किसने दिया है? आपको आएगा तो क्या बताएंगे? आर्थिक न्याय का विचार दिया है एंजल्स ने। एंजल्स का भी संबंध किससे है? मार्क्सवादी विचारधारा से। इनका भी मानना है
कि आर्थिक न्याय की स्थापना से ही एक समानतापूर्ण समाज का निर्माण होगा। एंजल्स और कार्ल मार्क्स के द्वारा मिल करके कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक का लेखन किया गया और आर्थिक न्याय की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। लेकिन आर्थिक न्याय का संबंध किससे है, अगर आपको सवाल आएगा तो क्या लगाना है, एंजल्स। आर्थिक अधिकार का समर्थन किसने किया, कार्ल मार्क्स। प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात किसने किया है, और रूसो ने। प्राकृतिक अधिकार की बात किसने किया है, जॉन लॉक ने। स्वतंत्रता का देवदूत किसको कहते हैं, जे.एस. मिल। और बाध्यकारी स्वतंत्रता का विचार किसके द्वारा दिया गया। आपको अगर यह सवाल पूछा गया तो आप क्या बताएंगे, इस बात का समर्थन किया गया था प्राकृतिक स्वतंत्रता का विचार और रूसो के द्वारा। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में मिलता जुलता पूछा जाता है और उस पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए उनको बहुत कंक्रीट रूप में आपको नोट कर लेना है। नोट करके आपको समझ लेना है कि इन सारी बातों को किन किन विचारकों के द्वारा कहा गया और किस प्रकार से उनके द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया गया है। हम लोगों ने इसकी चर्चा यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किया। आपने एक बात और भी सुना होगा, एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसका नाम है सॉवरेनिटी या संप्रभुता। संप्रभुता का आशय क्या होता है, संप्रभुता का आशय है राज्य की सर्वोच्च शक्ति। इसे राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। आपके एग्ज़ाम में, ELT के एग्ज़ाम में सोशल साइंस के अंतर्गत यह सवाल पूछा गया कि राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, सॉवरेनिटी है। इसको राज्य का आध्यात्मिक तत्व भी या आत्मिक तत्व कहा जाता है, क्योंकि राज्य के 4 मान्यता प्राप्त तत्वों के निश्चित जनसंख्या, अनिश्चित भूभाग और सरकार और संप्रभुता में संप्रभुता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संप्रभुता ना होगी तो राज्य की स्थापना करना मुमकिन नहीं होगा। इसी को सॉवरेनिटी कहा जाता है। इसीलिए 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत को राजनीति विज्ञान के अनुसार राज्य नहीं कहते हैं, लेकिन 15 अगस्त 47 को भारत एक संप्रभु राज्य के रूप में आया और इस संप्रभु शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में कहाँ किया गया, आपको आएगा तो क्या लगा देना है, इस संप्रभु शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया, प्रस्तावना के अंतर्गत। इसके 2 आयाम होते हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक का अर्थ है राज्य के अंतर्गत निवास करने वाले नागरिकों को आज्ञा देना और आज्ञा के उल्लंघन पर उन्हें दंड देना, जबकि बाह्य क्षेत्र का आशय है कि राज्य के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार किसी भी अन्य राज्य के साथ वैदेशिक संबंधों का निर्माण करने का पूर्ण स्वतंत्रता और अधिकार का प्रयोग करना, इसको सॉवरेनिटी कहा गया। तो संप्रभुता के 2 अवधारणाएं हैं, संप्रभुता के 2 अवधारणाएं हैं, जिसको एक को एकलवाद कहते हैं और दूसरे को बहुलवाद कहते हैं। एकलवाद और बहुलवाद आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, टू द पॉइंट। अगर आप यहाँ पर बात करें तो एकलवाद का सामान्य अर्थ आप जैसा कि समझ रहे हैं कि एकलवाद का सामान्य अर्थ क्या होता है। एकलवाद का अर्थ होता है कि अगर सॉवरेनिटी केवल एक अर्थात राज्य में, अगर संप्रभुता एक अर्थात राज्य में निहित है तो उसको एकलवाद कहते हैं। और बहुलवाद का तात्पर्य होता है कि संप्रभुता राज्य के साथ साथ अगर अन्य संघ और समुदाय में भी विभाजित है तो उसको बहुलवाद कहते हैं। एकलवादी संप्रभुता का जन्मदाता है कौन, फ्रांसीसी विचारक बोंदा। आपको इसलिए आएगा कि एकलवाद का जन्मदाता कौन है, आपको लगाना है बोंदा। बहुलवाद का जन्मदाता कौन है, आपको आएगा वान गिरके एवं मैटलैंड के द्वारा बहुलवाद का समर्थन किया गया। एकलवादी संप्रभुता के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार ब्रिटिश विधिशास्त्री जॉन ऑस्टिन को भी
कहा जाता है। इनके द्वारा 1832 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण पुस्तक का लेखन किया गया जिसका नाम है जूरिस्प्रूडेंस, द लेक्चर्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र का व्याख्यान। जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि संप्रभुता उच्चतर के द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है और कानून संप्रभु के आज्ञा है। बहुलवादी विचारधारा में बान गिरके और मैकक्लेलैंड को इसका जन्मदाता कहते हैं, जिनका मानना है कि संप्रभुता विभाजित होती है राज्य के साथ साथ वह अन्य संघ और समुदाय में भी पाई जाती है। इसलिए संप्रभुता का विभाज्य स्वरूप जिसके द्वारा स्वीकार किया गया उसको हम लोग बहुलवाद कहते हैं। चलिए, ये तो बात रहा, और इसके साथ साथ कुछ अन्य बातें भी आपको उलझा देती हैं और उसका भी नॉलेज आपके लिए आवश्यक है। और उस संदर्भ में अगर देखते हैं तो दो बातें महत्वपूर्ण होते हैं। एक को लोकतंत्र कहते हैं और दूसरे को गणतंत्र कहा गया। लोकतंत्र और गणतंत्र अक्सर आपने देखा होगा कि लिखा रहता है कि ये लोकतांत्रिक गणतंत्र। लोकतांत्रिक माने क्या होता है और गणतंत्र माने क्या होता है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता के राजनीतिक सहभागिता पाई जाती है, चाहे निर्वाचित होने के अधिकार के रूप में या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में, या सरकारी पद को धारण करने में या सरकार की आलोचना करने में। अगर संपूर्ण जनता बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक सहभागिता करती है शासन के कार्य प्रणाली में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, तो उसको हम लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन गणतंत्र इससे अलग होता है। गणतंत्र का इसलिए आशय क्या है, भारत संसदीय गणतंत्र है जबकि इंग्लैंड को संसदीय राजतंत्र कहते हैं। भारत की संसदीय शासन प्रणाली जिस देश से लिया गया वह है ब्रिटेन। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली को लेने के बाद भी आपने वहाँ पर एक बात देखा होगा कि वहाँ का राष्ट्र प्रमुख राजा या रानी है और वह वंशानुगत होता है, लेकिन भारत का राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति होता है और वह निर्वाचित होता है। तो यह डिफरेंसेस, यह क्लासिकल आधार पर यह अंतर क्यों पाया जाता है, आपके जहन में ऐसा सवाल उठना स्वाभाविक है। आपके साक्षात्कार में अगर TGT 2016 का आपको साक्षात्कार भी देना है तो सिंपली ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि संसदीय गणतंत्र और संसदीय राजतंत्र में क्या अंतर पाया जाता है। और दूसरा सवाल, संसदीय शासन प्रणाली है तो वहाँ का राष्ट्र प्रमुख क्या केवल निर्वाचित होगा, केवल वंशानुगत होगा या केवल मनोनीत होगा, या इनमें से कोई भी हो सकता है। तो आपको क्या बताना है कि इनमें से कोई भी हो सकता है, क्योंकि इसके लिए यह आवश्यक नहीं है, बल्कि संसदीय शासन प्रणाली के लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि वहाँ पर कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो और विलय का सिद्धांत पाया जाता हो, विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हों, केवल यह बात कहा गया है। इसलिए ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली को लेने के बाद भी भारत में यह अंतर हम लोग देखते हैं कि वहाँ का राष्ट्र प्रमुख राजा या रानी जो कि वंशानुगत है, लेकिन भारत में नहीं है। इसका एकमात्र कारण कि हमने संसदीय शासन प्रणाली के साथ साथ, जिसको हमने इंग्लैंड से लिया, लेकिन गणतंत्र को हमने फ्रांस से ले लिया और भारत एक संसदीय गणतंत्र हो गया। और गणतंत्र का अर्थ होता है राष्ट्र का प्रमुख या अध्यक्ष, राष्ट्र का प्रमुख या राष्ट्र का प्रमुख या अध्यक्ष जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्वाचित होगा। भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है और वह जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहते हैं। प्रस्तावना में इसीलिए इस बात का उल्लेख किया गया है
कि भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ना इसको बतलाया गया कि भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में स्थापित किया जाता है। भारत में संसदीय गणतंत्र की स्थापना की गई। तो चलिए हम लोगों ने आज अपने इस क्लास में ऐसे विषयों की चर्चा की जो हमारे एग्ज़ाम में सवाल के रूप में अवश्य ही पूछे जाते हैं ना, लेकिन हम अक्सर उन सवालों का उत्तर देने में गलती कर बैठते हैं। इसलिए इन सवालों का उत्तर सटीक रूप में आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि इन सवालों का उत्तर आपको कैसे देना है। अगले क्लास में हम लोग फिर ऐसे ही प्रश्नों की चर्चा करते हैं जो कि एग्ज़ाम में आता है और एग्ज़ाम में आने पर हमारे सामने समस्याएं उत्पन्न कर देता है और हम सोचने लगते हैं कि इसका उत्तर ये होगा या ये होगा। इसलिए इसका कन्फर्मेशन पहले से ही करके इसका अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। जितना अधिक अभ्यास करेंगे सफलता की संभावनाएं उतनी अधिक होंगी। कहा भी गया है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सफलता के लिए अभ्यास का अत्यंत तेज़ी होना, सफलता के लिए अभ्यास में तेज़ी लाना आवश्यक होता है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये क्लास यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। आपने सपना देखा है शिक्षक बनने का और आपका विषय है राजनीति विज्ञान और तैयारी कर रहे हैं TGT PhD असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो राजनीति विज्ञान के हमारी इस क्लास की मुहिम के साथ जुड़िए और सफलता को सुनिश्चित कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।